वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है दर्शकों को शो में शामिल करने की और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ हेमंत उसेगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं और साथ ही विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों को गुजारिश है कि अगर आप भी अपने सवाल या अपनी किसी भी आर्थिक लक्ष्य को लेकर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल डिटेल में आप भिजवा दीजिए, अपने व्हाट्सएप करवा दीजिए और चाहें तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लगातार शो देखते भी हैं सोशल मीडिया पर, आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें। नेत्रपाल सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार नेत्रपाल जी। हाँ नमस्कार मैडम, मैं नेत्रपाल सिंह बोल रहा हूँ यूपी बरेली से। अच्छा सर। हाँ सर बताइए, आपने तो सारी एसबीआई की स्कीम्स रखी हुई हैं, कोई खासी दिलचस्पी इस बैंक में? हाँ मैडम, जो है कि दिलचस्पी का जो है कि मैं मतलब एक बैंक मैनेजर के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान हो गया था। तो पहले हाँ। रेगुलर मोड में किया, फिर मैंने वो एएमसी में जाके डायरेक्ट मोड में कर दिया। तो हम्म। ये इसमें ये हमारा जो कंट्रा फंड है इसमें 57,000 इन्वेस्टेड है। मिड कैप में 7,000, स्मॉल कैप में जो है 57 लाख, एंड मिड कैप में 7 लाख एंड स्मॉल कैप में 3 लाख। एनर्जी ठीक है। अपॉर्चुनिटीज में 2 लाख, ब्लू चिप में 1.5 लाख एंड फोकस में 1.5 लाख। टोटल हाँ। इन्वेस्टेड अमाउंट 72 लाख एंड इसकी फंड वैल्यू इस समय जो है 95 लाख। तो तो इसमें मैडम ये 95 लाख का आपका पोर्टफोलियो है मार्केट वैल्यू के लिहाज से। आपने जो करेक्ट। सवाल पूछा है उसमें आपने पूछा है कि फंड वाइज क्या डाइवर्सिफाइड है या नहीं। आपने नहीं एएमसी मैडम, वो वाइज तो डाइवर्सिफाइड होने पर नहीं नहीं पूछा कुछ? मैडम, ये इसमें सवाल हमारे 2-3 हैं, मैंने उसमें तो हाँ। कम डाला है। ये वही मैं फ्रेश सवाल मेरा ये है कि इसमें जो है कि एएमसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो कंसंट्रेशन रिस्क के लिए एक बार मेरे को एडवाइस किया गया है कि एएमसी का हाँ। कंसंट्रेशन रिस्क जो बन गया है इसको आप दूसरी एएमसी में भी इन जो है डाइवर्ट कीजिए। और जो है हाँ। बट इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो है विद इन 1 साल के अंदर जो है ये सब फाल हो रहा है, इसलिए इसमें 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। एक महीने आपने के अभी बाद अभी ये शुरू जो है, किया है? हाँ मतलब ये मतलब विद इन 1 ईयर फॉल हो रहा है कुछ स्कीमें। और कुछ स्कीमें जो हाँ। है जैसे कंट्रा है ये आउट हो गया है, 1.5 साल हो गया इसको। तो जो हम्म। है कि तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है कि कंट्रा जैसे कि ये वैल्यू ओरिएंटेड या ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी ये जैसे सब कि एसबीआई लमसम है क्या इन्वेस्टमेंट? ये सब लमसम हाँ, इन्वेस्टमेंट है? हाँ मैडम, ये सब लमसम है। इसमें मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट ठीक। 58 लाख, ठीक है। जो कि चार ठीक पाँच है। साल में जाके ये इतना हो गया जो है। तो ये इसमें जो है कि 50 जो कंट्रा है ये जो वैल्यू वैल्यू स्ट्रेटेजी पे जो डिपेंड करता है, तो इसको में जो है कि इसका जो परफॉर्मेंस तो वैसे अच्छा रहा है, तो क्या इसको स्विच करना जरूरी है दूसरी एएमसी में, और कि मतलब मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड करना, या फिर ये कंट्रा ओरिएंटेड मतलब इसी स्कीम में थीम में बने रहना है? दूसरा चलिए, एक तो एक ये है कॉन्ट्रा को कि लेके सवाल है, एक एएमसी कॉन्सेंट्रेशन को लेके सवाल है और आप कह रहे हैं कि ये 1 साल पुराना ही निवेश है सिवाय कॉन्ट्रा स्कीम को छोड़कर। हाँ मतलब नहीं नहीं, ब्लू चिप एंड फोकस को छोड़ के बकाया सब एग्जिट लोड फ्री है। सारे एग्जिट लोड फ्री हैं? हाँ मतलब ब्लू चिप एंड फोकस इक्विटी को छोड़ के बकाया सब एग्जिट लोड ब्लू फ्री है। चिप, अच्छा। अच्छा, यानी और फोकस तीसरा इक्विटी सवाल को क्या छोड़ है के सर आपका? तीसरा तीसरा सवाल सवाल क्या ये है? है तीसरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी आप ये फंड का फंडा जो है मैं आपका देख रहा था, तो उसमें जो हाँ। है एक जो थीमेटिक फंड के लिए एंड जो है कि इसमें एक हमने जो ले रखा है कि एनर्जी अपॉर्चुनिटीज जो हाँ। थीमेटिक फंड, तो ये थीमेटिक फंड में बने रहना सही है, या फिर जो है कि कुछ सेक्टर जैसे पीएसयू फंड हुआ या जो है कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुआ, चलिए। इन जो है ये मतलब फर्दर ज्यादा ब्राइट बताते हैं थीम है आपको। कि समझ गई मैं आपका सवाल। मुझे बस आपसे एक चीज पूछनी है कि आपके आर्थिक सलाहकार हैं कौन वैसे? मैडम आर्थिक सलाहकार थे, बट धीरे धीरे वो उसका जो है मतलब इतना अच्छा क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आपने रहा। जो अभी सवाल हमसे पूछे हैं वो काफी जागरूक निवेशक के तौर पे पूछे हैं, क्या ये सवाल आपने उनके सामने नहीं रखे थे या तब तक आपके मैडम पास जानकारी इतनी थी नहीं? नहीं मैडम, मेरी इनिशियली इतनी जानकारी नहीं थी, बट आप जैसे हम जो है कि अच्छा। जैसे कि आप जैसे कि एग्जाम्पलरी जो एंकर हैं जो फंड सभी चलाते हैं ईटी मनी पे, तो आपका जो है शो भी देख देख के थोड़ा जो है कि अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। दूसरा कि ये चलिए ठीक जितना है। भी हम्म। तो हम्म। अभी जो है कि जो भी है जो बेसिकली जो एएमसी कंसंट्रेशन के लिए एक बार मेरे को एडवाइस किया गया था,
बट मैं अभी हाँ। तक नहीं कर पाया। ये आपका इलेक्शन चल रहा है, ये सब काफ़ी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आप तो तो लंबे इसलिए निवेशक है ना, लेकिन इस उतार-चढ़ाव से आपको क्या मतलब है? आप तो बहुत लंबा रुकना चाहेंगे, ऐसा मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि आपको अगले साल ही पैसे निकाल लेने सारे मुनाफ़ा कमा के। नहीं मैडम, अब या आप फर्दर 3 सरकार साल का आने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब बुक कर लेंगे सारा प्रॉफ़िट, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, जैसे कि अभी मान लो इसकी वैल्यू कुछ डाउन है, ये 97 पोर्टफोलियो वैल्यू 97 लाख तक गई थी। बट एट प्रेजेंट ये हाँ, 2 लाख डाउन हो के 95 तो पर है। कमाना कितना है पोर्टफ़ोलियो में से? उद्देश्य क्या है? सवाल तो पूछ लिया आपने, उसके उसमें मेन जो सवाल है वो हमको नहीं पूछा आपने कि मुझे कितना मैडम इकट्ठा करना है, कितने साल तक रहना है, उसका कुछ डिसाइड किया है आपने? हाँ मैडम, वो डिसाइड किया है। फर्दर जो है मेरा जो है कि टाइम होराइजन इसका जो इन्वेस्टमेंट का 3 साल फर्दर मोर है, और इसके अंदर 2 हाँ, करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएशन करना है, और उसके अंदर जो है हाँ। 2 बच्चों की शादी है, प्लस एक मकान परचेज करना है। तो ये 2 तो करोड़ में ये हो जो जाएगा 3 साल के बाद, बच्चों की शादी भी और मकान भी? हाँ, 2 करोड़ में हो जाएगा। एक चलिए ठीक लिमिटेड है, जो ये है। तो मेन मुद्दा है ना, अब आपको बता भी पाएँगे कि आपको और निवेश बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाने की सूरत में है क्या सर आप? मैडम बढ़ाने की सूरत में मतलब 80-90% तो जो भी पैसा था वो मैक्सिमम सब जो प्ले वन टाइम लमसम करके लगा ही दिया है। और जो ठीक है है, कि बढ़ाना तो मुश्किल पड़ जाएगा। बट इसी में ही जो अच्छा। भी मतलब हाँ, जो एसआईपी भी भी नहीं शुरू मतलब कर सकते? एसआईपी भी नहीं शुरू कर सकते? एसआईपी करें या लमसम करें, बेसिकली पैसे से ही होगा जो भी होगा। तो जो है मैं हाँ, जो वो है तो पैसे मैडम से ही होगा, जितना बस फ़ायदा ये है कि छोटी राशि भी अगर आप बचा सकें, तो वो भी एसआईपी के ज़रिए कम से कम बाज़ार में लग जाएगी। लमसम के लिए आप इंतज़ार करेंगे, शायद एक मुश्त रकम जमा हो, आप बचत करेंगे, बचत कभी होती है, नहीं होती है। एसआईपी क्या है, छोटी-छोटी राशि भी साइड में आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं वीकेंड पर, परिवार समेत जाएँगे, ₹2000 तो वहीं खर्च हो जाते हैं कि नहीं? तो कम से कम एसआईपी करेंगे, तो यहाँ पर आपके वो गोल्स में अरे लग मैडम, जाएगी ये अगर अगर ऐसे हाँ। 2000 रुपए वाली शौक होती तो ये इतना फंड जो है ये इकट्ठा कर ही नहीं पाते। वो सब नहीं, वो तो साइडवेज आपने कर दिया लमसम है। करके डाला है, वो तो आपने लमसम करके डाला, वो तो बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि अभी आपने कहा कि आप सूरत में नहीं है, इसीलिए मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या छोटी-मोटी बचत भी नहीं हो पा रही है? तो जवाब ना नहीं है, तो बताते हैं आपको कि आपकी जो अभी मोटी रकम इकट्ठा हुई है, उसी को आप अगर सही तरीके से और बाँट दें, तो क्या आप 2 करेक्ट, करोड़ 3 साल में पहुँच पाएँगे? इनका ऑडियो अब हम बंद करेक्ट। करते हैं क्योंकि हम हमारे एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं, पीसीआर। विश्वजीत जी, बताइए। तो नमस्कार कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे हैं नेत्रपाल जी ने। तो सबसे पहले तो नेत्रपाल जी को पहले भी किसी ने सलाह दी है कि कंसंट्रेशन रिस्क है। एसबीआई एएमसी इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, बहुत अच्छी एएमसी है। बट फिर भी अ, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15 से 20% एक एएमसी में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो पूरा 100% एक एएमसी में है। तो मेरी बिल्कुल क्लियर सलाह है कि आपको अलग एएमसीज़ के अलग फंड्स को ज़रूर सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आप एक एएमसी के कंसंट्रेशन रिस्क से बच जाएँ। तो यहाँ पे आपके जो सबसे बड़ा दूसरा एक और रिस्क है नेत्रपाल जी, आपने 57 लाख रुपए जो कि 70-80 मोर और लेस 80% आपका पोर्टफोलियो जो है एक ही स्कीम में है। तो ये और एक और बड़ा रिस्क है। हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के भी आपको उसी टाइप के रिटर्न्स मिलते रहें। और कभी-कभी कोई मान लीजिए एक फंड अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मेरी सबसे पहले सलाह तो ये है, क्योंकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप एग्ज़िट लोड के उससे निकल चुके हैं, 1 साल के पीरियड से निकल चुके हैं, तो वहाँ पे आप उसको एक्सपोज़र को रिड्यूस करिए। 80% से कम मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में रहने दीजिए। ये बाकी का पैसा जो है नए फंड्स में निवेश करिए, क्योंकि एक फंड में इतना सारा निवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक कि दूसरी बात है, आपने एक और फंड्स ले रखे हैं, जो थीमेटिक फंड्स का भी आपने पूछा, एसबीआई एनर्जी फंड। थीमेटिक फंड्स में नेत्रपाल जी यूँ होता है कि एंट्री तो ठीक हो जाती है, क्योंकि अभी एनएफओ आया था एसबीआई का, मैंने देखा था। लेकिन जब एग्ज़िट करना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको बहुत नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा रकम नहीं है, तो इसलिए मैं ये सलाह नहीं दे रहा कि आप निकल जाएँ। ये थीम कभी-कभी लंबा समय ले सकती है, तो इसलिए आपको बिल्कुल नज़र बना के रखनी है कि जब ये थीम परफ़ॉर्म कर ले, प्ले आउट हो जाए, तब आप वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि थीमेटिक फंड थोड़े से स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब बाकी मैं आपको ये सलाह दूँगा, क्योंकि आपने 72-75 लाख रुपए जो निवेश किए हुए हैं, अगर हम उसको अलग-अलग फंड्स में डाइवर्सिफ़ाई करें, तो किस तरीके से आपका डाइवर्सिफ़िकेशन होना चाहिए। तो एसबीआई ब्लू चिप में
आप ऑलरेडी एग्जिट लोड से निकल चुके हैं, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि इसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में जाएँ, जो कि लार्ज कैप फंड है, सिमिलर कैटेगरी में है। इसके अलावा एसबीआई मैग्नम फंड अच्छा फंड है, आप इसमें निवेशित रहें, पर इसमें 7-8 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश ना करें। इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जैसे मैंने आपको बोला कि 15 लाख बहुत है, बाकी का आप एक्सपोज़र को रिड्यूस करें और वो जो पैसा है, वो आप लगाएँ एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो निप्पॉन एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 15 लाख, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 8 लाख और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 15 लाख। ऐसे करके आप इसको डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपका अक्रॉस कैटेगरीज आपका पैसा निवेश हो, अक्रॉस एएमसीज भी निवेश हो। और मैंने जो आपको फंड सुझाव दिए हैं नेत्रपाल जी, ये उस एएमसी के बहुत अच्छे फंड हैं जो कंसिस्टेंटली रिटर्न देते आ रहे हैं। तो आपको रिटर्न्स में कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। और आपका एक और सवाल था कि आप 2 करोड़ बनाना चाहते हैं 3 साल में। तो वो ये टाइम पीरियड जो है, क्योंकि हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो कम से कम 6 वर्ष का समय आपको देना पड़ेगा, अगर आप 2 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं 1 करोड़ से। तो आप थोड़ा-सा टाइम और देंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और अगले 6 साल अच्छे देखने में लगते हैं। और इलेक्शंस आए-जाएँ, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। तो मैंने आपको सारा एग्ज़िट करने के लिए इसलिए नहीं बोला, क्योंकि आपको कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। तो इसलिए अभी आप 50% अपना पोर्टफोलियो का निकाल के नई एएमसीज़ के जो फंड आपको सजेस्ट किए हैं, उसमें निवेश करें, तो थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स आपको अवश्य देना पड़ेगा। और फिर दूसरे फेज़ में आप इस एक्सपोज़र को, एसबीआई के एक्सपोज़र को और कम कर दें, तो 15-20% से ज़्यादा एक एएमसी में आप अपना पोर्टफोलियो ना रखें। तो इस तरीके से करेंगे तो चलिए, आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी रहेगा। अगले दर्शक पद्माकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते जी। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। मैं चाहती हूँ कि सीधा हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हेमंत जी, बताइएगा। जी कविता, आई थिंक अगर इनको देखें, इनके पास एसआईपी कर रहे हैं ये अपने, और इनकी जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो करीब 35 लाख का है। इनके पास समय है करीब 5 साल का यहाँ से। तो अगर ये अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, इनका टारगेट है करीब 1 करोड़ का। इस जो इन्वेस्टमेंट है इनकी करंट, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब 95 लाख का कॉर्पस बनेगा। क्योंकि इनके पास अभी भी समय है, और अगर ये 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज की एसआईपी इनको एडिशनल करनी होगी, जो एग्जिस्टिंग फंड में कर सकते हैं। जैसे इनके पास एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, वहां पे 3,000 ऐड कर सकते हैं, और कोटक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे 2,000 ऐड कर सकते हैं। जहां तक फंड्स का सवाल है, ब्रॉडली मैं कहूंगा, आई थिंक फंड कैटेगरीज अच्छी हैं। जिस तरह का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो उनके पास है। एक फंड, एटलीस्ट 1 या 2 फंड में मैं शायद नॉर्मली इनको कहता कि आप बदलाव के बारे में सोचिए। अब क्योंकि वो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, 5 साल है उनके पास, बट इस समय पे वहां से निकलना, कैपिटल गेन देना और फिर से री इन्वेस्ट करना, और सामने वाले फंड में भी बेटर परफॉर्मेंस आने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो मैं चाहूंगा कि वो एग्जिस्टिंग फंड जो है उसमें कंटिन्यू करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि शॉर्टफॉल है थोड़ा सा, उसको पूरा करने के लिए 5,000 रुपीज की एसआईपी को करनी होगी, ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। चलिए, तो इस तरह से आपको अपने निवेश को बढ़ाना होगा, और बदलाव की ये सलाह जो पद्माकर जी आपको दी जा रही है। इसी के साथ आज का सवाल जवाब का सिलसिला बहुत ही छोटा रहा है। विश्वजीत जी और हेमंत जी, हमारे पास समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत हैं। आगे चलकर इन्हीं सवालों को हम शो में फिर से शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की इस पेशकश में आपके साथ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन फ़िलहाल जो हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बेहद ख़ास चर्चा, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ के एमडी सीईओ और साथ ही एमफी के वाइस चेयरपर्सन एंथनी हेरेडिया से, और बाजार की इस चाल को लेकर, एसआईपी और थीमैटिक निवेश को लेकर बारीकी से बात होगी ब्रेक के बाद।